देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। इससे पहले कि आज का ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो, उससे पहले आज की एक सबसे अच्छी तस्वीर आपके सामने रखती हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समाज के नेताओं से, धर्म गुरुओं से मिले। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वालों में सिख समाज के बड़े सम्मानित मौजूद थे। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरमीत सिंह कालका, पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह जी, सेवा पंथी यमुनानगर के अध्यक्ष महंत करमजीत सिंह जी और इसके अलावा करनाल नानकसर डेरा बाबा जंग सिंह जी के बाबा जोगा सिंह, अमृतसर संत बाबा मेजर सिंह, आनंदपुर साहिब से जत्थेदार बाबा साहिब सिंह जी मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी के गृह विखे सारिया संस्थावां दे साडे धार्मिक संस्थावां और देश दीयां प्रमाणित हस्तियां अज इत्थे इकट्ठियां होईयां ने। आप लोगों के बीच में रह करके जो मैं सीखा हूं, जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन जितना कर पाता हूं उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं और ज्यादा करने का मन करता है। ढंग से रखना है, कुछ रहना सब कुछ रहना। नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आभार व्यक्त करदा, जिन्हों ने भारत को माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। क्या पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूं आपका हृदय एक सिख हृदय है। में अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया जी। हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की, महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी, बड़ी कृपा है आपकी, जो आप कर रहे हो। परमात्मा, हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को, जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो, इससे ज़्यादा करो। परमात्मा आपका भला करे। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी। हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में। बहुत बड़ा हमारा जुल्म हम सब पे हुआ और मैं तो ये तो बराबर पता है, उस समय पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ों में ही रहता जी मैं पगड़ी पहनता था अरे सेवा मुझे करनी है आज सेवा आज मुझे करनी है। अब मुझे बताइए साहब, कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया। ये छोटी बात नहीं है जी। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान से इतना अभी भी हमारा कोई वहाँ हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए। तो हमने उस व्यवस्था की, दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया। और मैंने मेरे मंत्रियों को माना कि भाई देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है। आप जाइए, सिरसा जी भी गए, हमारे हरदीप पुरी जी गए,
सर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के साहब सम्मान के साथ, क्योंकि मैं मानता हूं जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। सही अनमोल रत्न है जी। गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूं कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था जी। गुरु नानक देव जी के जीवन में साहब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज्यादा समय जहां बिताया, वो स्थान हमारे पास न हो। एक 6 किलोमीटर दूर समझौता करके हम नहीं ला सके था। मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की, कम से कम, क्योंकि दूरबीन से साहब सब लोग, मैं भी दूरबीन से देखता था पहले जब पंजाब में रहता था मैं भी दूरबीन से दर्शन करता था जी। तो मेरा मन करता था कि भाई कुछ तो करे, कि ऐसा पवित्र काम था, गुरु महाराजों का आशीर्वाद था कि हो गया। और इतने कम समय में जो वहाँ हमने जगह बनाई है, आप में से बहुत लोग गए हैं, इतने कम समय में जी, ये श्रद्धा के बिना नहीं होता है जी। तो मैं आपको कहता हूँ ये घर आपका है। मैं भी आप ही की तरह चलते चलते आया हूँ, कल चलते चलते की गुरुद्वारे चला जाऊँ। आज की एक ऐसी तस्वीर हमने सबसे पहले आपके सामने रखी जो देश को जोड़ने वाली है, जो सिख समाज को बाकी समाज के साथ जोड़ने वाली है, जो पंजाब को पूरे देश के साथ मजबूती के साथ खड़ा रखने वाली है। लेकिन आज की दूसरी खबर सियासत से जुड़ी हुई है, पंजाब से जुड़ी हुई है, जो सवाल पैदा करती है क्या देश को तोड़ने वाली ताकतें भारत में मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब में इस बार सरकार बनाने का दावा ठोक रहे अरविंद केजरीवाल जबरदस्त घिरे हुए हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर सुखबीर बादल हो, यहां तक कि कवि कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल पर लगातार हमला किया। सवाल यह उठा कि क्या अरविंद केजरीवाल अलगाववादी हैं या राष्ट्रवादी। कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान का एजेंडा मिलता जुलता है। अरविंद केजरीवाल 24 घंटे चुप रहे और इसके बाद उन्होंने आज अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो एक स्वीट आतंकवादी हैं। इसके पीछे क्या तर्क है वो आप खुद अरविंद केजरीवाल की जुबानी ही समझिए। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन नहीं, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। आपने सुनी अरविंद केजरीवाल की बात। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रीतपाल सिंह वालीवाल, पंजाब लोक कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ गए हैं, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। शुरुआत में अभय दुबे जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि सबसे पहले राहुल गांधी ने तंज कसा। उन्होंने भरे मंच से यह कहा कि अरविंद केजरीवाल अलगाववादी हैं, खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाले नेता हैं, और इसके पीछे उन्होंने केवल कुमार विश्वास के उस बयान का हवाला दिया। मीनाक्षी जी, मेरी तो कल्पना करके भी इस बात से होश उड़ गए। कोई सोच भी नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल जी इतनी बड़ी धृष्टता करेंगे। ये तो सीधा सीधा मुझे लगता है यूएपीए, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच करनी चाहिए। वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ ही हमला बोल दिया सीधे केजरीवाल जी। मैं तो हतप्रभ हूं। कुमार विश्वास जी ने जो आरोप लगाए वो इतने अधिक गंभीर हैं कि
अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव आयोग गई और कहा कुमार विश्वास जो कह रहे हैं उसके दृष्टिगत उनके व्हाट्सएप चैट या वीडियो जारी नहीं किए जाएं। फिर मैंने देखा कि मैं पड़ताल की जाने तो सही सच्चाई क्या है, तो मुझे कई अखबारों की स्टोरी मिली 2016 की। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखी गुरिंदर सिंह हुआ करते थे, उनके घर पर जाकर अरविंद केजरीवाल जी बतौर चीफ मिनिस्टर पिछले पंजाब के चुनाव में रुके। उनके रिश्तेदार साथ लेकर आए। वहां जो खाना बनाने वाला था उसने पुष्टि की कि मोगा की टीचर्स कॉलोनी में उसी घर पर ये रुके उनके रिश्तेदार के साथ। एक पूर्व आतंकी और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा जो खालिस्तान का ख्वाब सजाए हुए था उसके साथ। फिर पता पड़ा कि बब्बर खालसा का एक ग्रुप है संकीर्तन, उनके लोगों के साथ भी केजरीवाल जी ने नाश्ता किया, इस बात की भी पुष्टि हुई। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा घृणित षड्यंत्र कर सकते हैं और ये ख्वाब पालते हैं कि एक सौरभ भारद्वाज जी हमारे बीच में मौजूद ही हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। ये स्वीट आतंकवादी क्या होता है सौरभ भारद्वाज जी? आतंकवादी होता है, जो आतंक फैलाता है वो है आतंकवादी। ये स्वीट आतंकवादी क्या है? ये कौन सी नई परिभाषा है? मैं तो इस डिबेट के अंदर देख रहा हूं कि हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 3 बार चुन के मुख्यमंत्री बना है। आज पंजाब में स्थिति ये है कि मैं पंजाब में ही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के रोड शो में और भगवंत मान साहब के रोड शो के अंदर पैर रखने की जगह नहीं। जनता का सैलाब उमड़ रहा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है और इसको देखकर ये सभी लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, ये सब लोग, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो इनको एक डेस्परेट एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये कह के ही हम जो है अपनी 2-4 सीटें वहां पे ले आए। आप खुद सोचिए, जो आदमी दिल्ली के अंदर शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, पुलिस वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देता हो, जो आदमी दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल खुलवाता हो, जिसके अंदर गरीबों के बच्चे जो है आज प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जहां दिल्ली के अंदर इतने आलीशान अस्पताल बनाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो आदमी आतंकवादी है। ये कैसे केजरीवाल जी ने ये कैसे संभव है? ये तो एक हास्यास्पद बात है। और ये आप समझिए कि किसकी बात पे विश्वास, बात किसकी की जा रही है? कुमार विश्वास जी सुन लेते हैं ना, एक एक बात सुन लेते हैं सबको जी। और बात किसकी की जा रही है? अब आप ये समझिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम शत्रुघ्न सिन्हा से पूछें या कीर्ति आजाद से पूछें या उन लोगों से पूछें जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, वो जाहिर सी बात है कुछ गलत बोलेंगे। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी के बारे में हम उन लोगों से पूछें, जैसे माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछें या जो लोग चले गए उनसे पूछे, जाहिर सी बात है वो कोई अच्छी बात नहीं करेंगे। एक आदमी जो पार्टी को छोड़ के जा चुका है पिछले 5 सालों से, वो रोज ट्विटर पर गाली देता है। हर कवि सम्मेलन में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हर कवि सम्मेलन में वो भद्दी बातें अरविंद केजरीवाल के बारे में कहते हैं। देखिए सवाल इसलिए सौरभ जी उठते हैं कि जो पार्टी का फाउंडिंग मेंबर रहा हो, जिसने साथ में आंदोलन किया हो, पार्टी बनाई हो, सरकार बनाने तक में साथ निभाया हो, यदि वो इस तरीके का आरोप लगाता है तो वाकई में ये गंभीर बात है और इसलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एक एक बार अभय जी मैं सभी प्रवक्ताओं का पक्ष रख लूं, उसके बाद फिर मैं डिबेट को खोलूंगी। राजीव जी देखिए, मैं अगर सौरभ भारद्वाज की ही पार्टी की बात कर लूं या अरविंद केजरीवाल जी के ही शब्दों में बोलूं तो वो तो कह रहे हैं सब मिले हुए हैं जी, सभी मिले हुए हैं। इनके विधायक भी हमारे साथ मिले हुए हैं। इनके विधायक हैं सुखपाल सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ये कहते हैं कि रेफरेंडम 2020 करवा लेना चाहिए, मतलब वो भी हमारे साथ मिले हुए हैं। आपके विधायक भी हमारे साथ हैं। पूर्व डीजीपी केपीएस गिल, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के सीधा कनेक्शन जो है आतंकवादियों के साथ है, वो भी हमारे साथ मिले हुए हैं। आप जाके आतंकवादी के घर पे रात बिताते हैं, वो आतंकवादी भी हमारे साथ मिला हुआ, जिनके घर पे आप ठहरते हैं जाकर के। आपकी पार्टी डिफेंड करती है कि वो आतंकवादी नहीं रह गए हैं। जिन्होंने मोगा ब्लास्ट करवाया था मंदिर के बाहर, आप उनके घरों में जाकर स्टे करते हैं, वो भी हमारे साथ मिले हुए हैं। अरे भाई, जहां पर प्रूव हो चुका कि आपने कहां से फंडिंग ली, फंडिंग आपको दे रहे हैं, मिले हमारे साथ हुए हैं। बताइए, मिले हमारे साथ हुए हैं तो थोड़ी बात तो समझिए।
कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो ये नहीं दर्शाता कि आम आदमी पार्टी के सीधा सीधा कनेक्शन विदेश में बैठे उन आतंकवादियों के साथ हैं जो पंजाब में बर्बादी मचाना चाहते हैं। पंजाब में नशे का कारोबार चलता है। पंजाब के अंदर बीएसएफ के पास जब अधिकार मिले थे, उन अधिकारों की सबसे पहले खिलाफत किसने करी थी? आपने करी थी। क्या डर था आप लोगों को? अगर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कुछ दायरे के अंदर चेकिंग करने के लिए आए तो आपको क्या लगता था कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर चोट लगेगी? कौन से ऐसे दलाल हैं ड्रग्स के जो इसमें पकड़े जाएंगे जिनके कनेक्शन आपके साथ हैं? कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आतंकवादी गतिविधियां वहां करना चाहते हैं जिनके खुलासे हो जाएंगे? अरे अब जब आपको बीएसएफ की खिलाफत करनी है, आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करना है, रेफरेंडम 2020 के ऊपर आपके विधायक सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं, उसके बाद कोई सबूत की जरूरत है आपको? दिल्ली में हमने अस्पताल बनाया, हमने वहां पर नाला बनवाया, हमने वहां नाली बनवाई। अरे देश को बर्बाद करेंगे चार बातें बोल करके। आप पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंजाब में चुनाव लड़ने वाले में अगर आपके विधायक, आप खुद लोग सीधा सीधा लिप्त पाए जा रहे हैं, उसमें प्रश्न किसी और के ऊपर कैसे उठा सकते हैं आप? ठीक है, प्रीतपाल सिंह जी अब ये कह रहे हैं कि देखिए पूरा सिस्टम, आज अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम, सभी विरोधी पार्टी, सब लोग एक साथ मिलकर भगवंत मान को, अरविंद केजरीवाल को पंजाब में हराना चाहते हैं। उन्होंने तो अपील की कि सारे पंजाबी एक हो जाओ। हाँ, सारे पंजाबी, ये बात बड़ी अच्छी जो मीनाक्षी जी आपने बोली। हाँ। सभी पंजाबी एक हो जाओ, पंजाब को बचाओ। जेटली जी मेरा टाइम है। अच्छा, आपका टाइम है, आप जी मैम, बात ऐसी है कि जो अरविंद केजरीवाल है उसका दोगला चेहरा आज पंजाबियों ने देखा। ना प्रधानमंत्री ने उन्हें आतंकवादी कहा, ना किसी और ने कहा, बट वो अपने आप ही आज आतंकवादी बन गए और बार बार अपने आप को, अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवादी कहा है खुद को। मुझे ये बताइए कि आपके पुराने साथी कुमार विश्वास आप पे आरोप लगा रहे हैं और सौरभ भाई बैठ के कह रहे हैं वो कवि ने यह कह दिया, कभी आपके साथ ही था, फाउंडर मेंबर था आपका। अगर कुछ 7-8 साल पहले इनकी मानसिकता ऐसी रही हो, क्या पता है अरविंद केजरीवाल की, तो भैया हो सकता है कि गलत होगा। बट अगर वो कुमार विश्वास गलत कह रहा है सौरभ भाई, तो अभी तक ना उसके ऊपर नोटिस भी चला जाना चाहिए था, उसके ऊपर केस भी दर्ज हो जाना चाहिए था, कोई कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा देनी चाहिए थी। बट आप लोगों ने किया नहीं, क्योंकि वो सच बोल रहा है। और ये सोच है जो आपकी 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब फॉरेन टूर पे गए थे अमेरिका कनाडा के, तब ना कनाडा में भी सिख फॉर जस्टिस है, वो पन्नू बैठा है, तो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहां रोका कि आप कनाडा में आके प्रचार नहीं करेंगे। बट अरविंद केजरीवाल और इसकी टीम को वहां पे प्रचार करवाया गया सिख फॉर जस्टिस के द्वारा। इनके पास फंडिंग आई है। सुखपाल खैरा जो इनका पुराना एलओपी था, उसके ऊपर ईडी की रेड हुई और उसमें पाया गया कि वहां से बाहर से फंडिंग आई और ये लोग मुकर गए। और वो सारी की सारी फंडिंग विदेशी में बैठी खालिस्तानी एलिमेंट्स और बाकी लोगों की थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार भी रात उनके घर पे गुजारी है। बहुत गंभीर आरोप। एक मिनट प्रीतपाल जी, लेकिन जो आपने आरोप लगाया उस पर सौरभ भारद्वाज जी का जवाब देना बनता है। और सौरभ जी, ना केवल इस इंटरनेशनल फंडिंग की बात है, अलगाववादी के घर में जाकर रुक जाने की बात है, जो मोगा की पूरा किस्सा अभी अभय दुबे जी ने भी सामने रखा, राजीव जी ने सामने रखा। आप ये बताइए ना कि कुमार विश्वास को पार्टी से आप ये कह रहे हैं कि निकाला गया, आपने कई सारे और उदाहरण दे दिए, कुमार विश्वास को पार्टी से निकाला कब गया? ना उन्होंने इस्तीफा दिया था, ऐसा हुआ क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप मेरा सवाल सुन पाए? जी जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप इस डिबेट को ही देखें, नहीं सर, ये आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन आप इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि कुमार विश्वास को पार्टी से निकाला कब गया और कब उन्होंने इस्तीफा दिया? जी जी जी, तो अगर आप इस डिबेट को देखें, जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, अकाली के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मगर किसी कांग्रेस वाले को गाली दी, ना कांग्रेस वाले ने अकाली को गाली दी, ना अकाली ने किसी और को दी, क्योंकि ये सारे के सारे लोग सिर्फ सौरभ भारद्वाज को गाली देंगे और सारी की सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं। दूसरी बात आती है कुमार विश्वास की। 2017 का वाकया वो बता रहे हैं। पंजाब इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब हम एक नया देश बनाएंगे, खालिस्तान।
और 2018 के अंदर अगले साल तक वो राज्यसभा मांगने आम आदमी पार्टी के अंदर बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि उनको राज्यसभा दे, और जब राज्यसभा उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये आपको मालूम होगा, ये तो सबको मालूम है। और उसके बाद से उनके ट्विटर हैंडल पे पूरे दिन जो है वो आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि आपकी कांग्रेस के अंदर सरकार थी 5 साल, आपकी 7 साल से केंद्र में सरकार है। अरे इतना खतरनाक आतंकवादी अरविंद केजरीवाल अगर घूम रहा है, खुला घूम रहा है और वो देश को तोड़ने वाला है, तो आपकी एनआईए ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? नरेंद्र मोदी जी की चप्पल। सौरभ भारद्वाज, मुझे एक बात बताइए, आप ठीक है, आज मुद्दा ऐसा है सौरभ जी कि आज अरविंद केजरीवाल पर आरोप है, इसलिए ये सभी लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। कभी ऐसा मुद्दा होता है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा होता है तो सब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। मेरी बात तो सुनिए सर, बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर थे आपकी पार्टी के जो एक एक करके पार्टी छोड़ते गए। सौरभ जी, आप अपनी बात रखिएगा ना, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। फिर चाहे वो अलका लांबा रही हो, आज वो वापस कांग्रेस पार्टी में चली गई। आप कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं, वो पार्टी में नहीं रहे। योगेंद्र यादव की बात कर लिए, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। प्रशांत भूषण की बात कर लिए, कितने सारे और ऐसे नाम मैं आपको गिना सकती हूं जो एक एक करके जो आपकी आंदोलन से निकले हुए चेहरे थे, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, मजबूत किया, सरकार तक पहुंचाया, वो सभी आपको छोड़कर गए ना। मीनाक्षी जी, पार्टियां तो सभी पार्टियों के अंदर जो है, अगर आप पंजाब का इलेक्शन देखें, यूपी का इलेक्शन देखें, मुझे लग रहा है दर्जनों लोग बीजेपी को छोड़ के सपा में चले गए, दर्जनों लोग सपा को छोड़ के बसपा में चले गए, दर्जनों लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में चले गए। तो इसके अंदर अब आप जो लोग छोड़ गए उनसे अगर छोड़ी हुई पार्टी का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी ये कहे, कोई बंदा ये कहेगा। 5 साल से अरविंद, ठीक है सौरभ, एक काम करते हैं, आपका ऑडियो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा मैं पीसीआर से कह के करेक्ट करवाती हूँ, क्योंकि बात फिर कटती भी दर्शकों तक पहुंचती है, वो समझ में नहीं आती है। मैं तब तक अभय जी से जवाब ले लेती हूँ। अभय जी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार पलट दी, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में आ गए। अब पंजाब में वो सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विचलित नहीं होगी तो और क्या होगी। और इसलिए आज वो तो ये तक कह रहे थे कि रोज जो है लगता है रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं सभी पार्टी के नेता, और उसके बाद फिर सुबह सभी लोग एक सुर में एक ही राग अलापते हैं। मीनाक्षी जी, ये मुद्दा राजनीति का है ही नहीं। आप देखिए, सौरभ भारद्वाज जैसे नेक लोग, जैसे आपने नाम लिए प्रशांत भूषण का, योगेंद्र यादव का, कुमार विश्वास का, ये सब छोड़कर चले गए। मेरे विद्वान साथी सौरभ भारद्वाज ने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि क्यों कुमार विश्वास की वीडियो और चैट, जिनका चुनौती दी उन्होंने कि आए मेरे सामने मैं दिखाता हूं, ये क्या करते हैं? कुमार विश्वास को नोटिस नहीं देते, चुनाव आयोग के पास जाते हैं कि चुनाव के समय वो वीडियो और वो चैट जारी नहीं कर दी जाए। मुझे बताइए, सौरभ भारद्वाज जी ये नहीं कहते हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी वहां नहीं रुके थे, क्योंकि ये कुमार विश्वास ने आरोप नहीं लगाया, ये डीसीपी ने उस समय कहा था कि हाँ हमने एस्कॉर्ट किया पुलिस ने और ये वहां पर जाकर रुके। उनके खानसामे ने बताया कि हाँ ये वहां गए और वहां पर जाकर रुके। ये तो केजरीवाल जी ने बहुत भद्दी गालियां दी लोगों को। आप जानते हैं, मजीठिया जी को, मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है, विक्रम मजीठिया को गालियां दी, उनके शरण में गए, माफी मांग ली। उसके बाद अरुण जेटली साहब को दी, उनसे माफी, लिखित में माफी मांगी है। नितिन गडकरी साहब से लिखित में माफी मांगी। कपिल सिब्बल से तो आचरण ही ऐसा है। सौरभ भारद्वाज जी, आप गलत व्यक्ति हैं जो इनका अनुसरण कर रहे हैं। इनका राष्ट्रभक्ति से लेना देना ही नहीं। जो व्यक्ति ये कह दे कि एक अलग देश बनाकर मैं उसका, आप जानते हैं हमारे नेताओं ने शहादत दी है अखंड भारत के लिए, आप कल्पना तो कीजिए। ये राजनीतिक, लेकिन अभय जी देखिए, एक सवाल तो ये भी उठेगा ना कि अब मत पड़ने में समय कितना बाकी है? महज 36-38 घंटे बाकी हैं, और उससे पहले इस तरीके का बयान आ जाना और एक नई तरीके का विमर्श शुरू हो जाना, ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है। अभी एक और ट्वीट आया है, वो भी जरा मैं पढ़कर आप दर्शकों के सामने रख दूं। अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? पंजाब इलेक्शन से बाहर रहे, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मतलब एक तरीके से वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। आगे कहते हैं, इनका क्या दांव पर लगा है? सवाल है तो सुनो परदेसी और देसी अजगरों, झूठ के पिरहन में लिपटे हुए, सच की बाकी अदाएं क्या समझे?
बीन पर बिल से निकलने वाले बांसुरी की सदाएं क्या समझे। अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जसकरण सिंह जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, राजीव जेटली जी, अब देखिए बहुत गंभीर आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि एनआईए तक उनके ऊपर एफआईआर करने की तैयारी करी और 1-2 दिन में एफआईआर हो जाएगी। नहीं, केजरीवाल साहब को तो बड़े लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं। आपने देखा नहीं है इनको कि वक्त वक्त पे इस तरीके की डिस्कशन ये बंद कमरे में बैठ के करते हैं कि मैं जूता बड़ा पहनूं या छोटा पहनूं, मेरे कमीज का शर्ट मेरे एक्चुअल साइज से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, मैं भगत सिंह जी की मूर्ति पीछे लगा लूं क्या, उससे थोड़ा इमोशन जागेंगे लोगों के। आपके सामने है ना, बड़े सीनियर पत्रकार हैं आप ही की फील्ड के, जिनके साथ इंटरव्यू करते हुए उन्हें लगा था कि शायद कैमरा बंद हो चुका है, कि वो बता रहे थे कि पीछे फोटो लगाऊंगे तो लोग सोचेंगे मैं भगत सिंह जी का भक्त हूं मैं। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हर तरीके के षड्यंत्र बंद कमरे में करे हैं। ये जो आप जो चेहरा देखते हैं ना इनका, बार बार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दिखाते हैं, भोलापन के दिखाते हैं, इसके पीछे की तस्वीर भी इस देश की जनता देख चुकी है। और ये आज जो खुलासे हुए हैं, जो खुलासे मतलब जिस तरीके के कनेक्शन निकल के आ रहे हैं इनके अलगाववादियों के साथ, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कोट करूंगा, आपके विधायक ही इस बात को कोट कर रहे हैं। वो दिखाते हैं कि केजरीवाल साहब कितने खुश होंगे जब मैं अलगाववादियों की बात करूंगा, सेपरेटिस्ट की बात करूंगा, खालिस्तान की बात करूंगा, हो सकता है मैं ज्यादा फंडिंग बाहर से आ जाए, कनाडा से, यूएस से, यूके से। तो ये उन देशों की तरफ नजर रखते हैं, पंजाब की तरफ नजर नहीं है इनकी नजर बाहर के देशों की तरफ है, इनकी नजर ड्रग डीलर की तरफ है, इनकी तरफ उन लोगों की तरफ है जो पंजाब में आतंकवाद बचाना चाहते हैं। ये उनके संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है राजीव जी, अभी कुमार विश्वास ने एक और बयान दिया है और इसी संदर्भ में यह बयान है। उसके बाद अभय जी मैं आपके पास आ रही हूं, जरा सुन लेते हैं अब ये ताजा बयान क्या कहता है। देखिए, उनकी 2 विशेषताएं हैं और 2 चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहाँ तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारें, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों, वो आए ना, वो बात करें यहाँ पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, क्या साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन 2 लोगों में, उन 2 पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पे खो चुके हैं, इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें, बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेंगे ना, क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए, पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं।
बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। सर वो अपने आप को तो कह रहे हैं कि मैं असली भगत सिंह का चेला हूँ, ये बात वो कह रहे हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करे। खैर ये राजनीतिक बात है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सिर्फ, चूंकि मैंने आम आदमी पार्टी के कई, आपने सुना कुमार विश्वास को। मैं अभय जी आपके पास आना चाहती थी, लेकिन अब एक बार फिर से आरोप आ गया है। हाँ अच्छा चलिए अभय जी कर लीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, बार बार आप पार्टी कह रही है कि 5 साल पुराने आरोप है। नहीं, कुमार विश्वास जी ने आज ही आरोप लगाया है। और एक जेटली जी जानते होंगे, विद्वान वकील हैं, कोरोबोरेटिंग एविडेंस होता है, पुष्टि कारक साक्ष्य। पहले तो था कि चलिए कहीं गलतफहमी में कहीं रुक गए होंगे, लेकिन आज जब ये प्रमाण सामने आए हैं तब वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ युद्ध की धाराओं में ये अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। झूठे एक नंबर के इन्होंने जो तीनों कृषि के काले कानून थे, पंजाब में हल्ला करते रहे और एक खुद ने 23 नवंबर 2020 को नोटिफाई कर दिया और यह कहा कि दिल्ली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बाकी के 2 कानूनों की भी समीक्षा कर रहा है, उसको हम लागू करेंगे। तो ये छद्मवेश धारण करने नहीं अभय जी, लोकायुक्त तो हम भी आज तक ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में लोकायुक्त कहां है, लेकिन उस पर आम आदमी पार्टी जवाब नहीं देगी। बहरहाल जसकरण जी, बड़ी सिंपल सी बात कुमार विश्वास जी ने बोली है, उस पर आप बोल दे, अरविंद केजरीवाल बोल दे ना कि हम खालिस्तानियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, हम खालिस्तानियों से सपोर्ट नहीं लेंगे, हम खालिस्तानियों के खिलाफ हैं। इतना कहने में क्या गुरेज है? मैम मीनाक्षी जी, हमें तो अपने हास्य कवि पे हंसी भी आती है उनके बयानों पे। आप किसकी बात करें, भगवंत मान की? नहीं जी, अपने कुमार विश्वास जी की अभी आपने जो चलाई थी अभी टेप थोड़ी देर पहले, अभी जो 10 बयान आया उनका, उनके बारे में कहना था। ये हास्य कवि हैं, तो हास्य कवि का काम होता है लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को एंटरटेन करना, तो उसी की वजह से हमारे साथ थे। अब इन्होंने हर कीमत पे, इन्हें राज्यसभा जाना था, जब राज्यसभा जाने के लिए उस टाइम तो अरविंद केजरीवाल इनके लिए सर ये निजी आरोप, ये आप निजी आरोप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अब थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज जी से भी पूछा था कि जरा आप मुझे उनका इस्तीफा, उनका त्यागपत्र दिखा दें या फिर उनको जो पार्टी से निकाला गया उसका कोई पत्र दिखा दें, तो सौरभ भारद्वाज जी मुझे दिखा नहीं पाए। बहरहाल मैं इसलिए आपसे कहती हूं कि आम आदमी पार्टी बोल देना कि खालिस्तानियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, इतने में क्या आपत्ति है? जसकरण जी आप बोल दीजिए। चलिए अरविंद केजरीवाल कभी बोले ना बोले, आप तो बोल दीजिए, आप डिबेट में बैठे हैं। हम आम आदमी पार्टी देश की एकता और अखंडता के लिए पूर्ण रूप से, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है जी, हम देश की एकता अखंडता के लिए मरने मारने तक भी जाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी हर कीमत पे धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति और जो देश की एकता अखंडता के लिए कायमी के लिए हम पूरे एंड तक जाते हैं और हमारा विश्वास है। अभी हमने अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़ी देर पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली, वो क्या थी? उस टाइम इतना बवाल मचाया इन्होंने, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, राहुल गांधी जी थे और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण थे। हाँ जी हाँ, पंजाब में क्या हो गया जी? पंजाब में भी कोई मसला ही नहीं है, तिरंगा यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? इससे इनके मंसूबे जो है वो सामने आते हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में पूर्ण रूप से सत्ता में आने के लिए रेडी है। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया, ये डरे बैठे हैं, ये घबराए बैठे हैं, ये बुखलाहट में है। अब देखिए इसमें चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुखबीर बादल जी हो, चन्नी एक ही लाइन है, एक ही शब्द है, एक ही भाव है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। जैसे खौफ में जी रहे हैं सभी। और ठीक है, देखिए अब वो तो 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी कि पंजाब की जनता किसके साथ खड़ी होती है। लेकिन प्रीतपाल जी, अभय जी और राजीव जी, देखिए मैंने आप तीनों सामने गवाह के तौर पर है, मैंने 3 बार जसकरण जी से बोला आप खालिस्तानियों का साथ नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल कब बोले नहीं बोले आप तो बोल दें प्रीतपाल जी, लेकिन खालिस्तानियों का नाम लेने में ये हिचकिचाहट क्यों है? देखिए मैं तो पहले बता चुका था कि जो इनके इरादे हैं वो ठीक है। खालिस्तानियों की बात करनी तो बहुत दूर की बात सुन लीजिए जसकरण जी, मेरा टाइम है, ठीक है। अभी आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें क्या कहा है उन्होंने कहा है कि एनआईए की जांच होने जा रही है, 2 दिन में वो जांच होने वाली है और दूसरा तीसरा होने वाला है। ऐसा ही बयान उन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए भी दिया था कि ईडी की रेड होने वाली है, मुझे डर लग रहा है, हमारे बंदे भाग रहे हैं, वो अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। हमने तो सिंपल से सवाल पूछे कि आपने टेरर फंडिंग ली कि नहीं ली? जो सुखपाल खैरा वो किस केस के लिए अंदर गया था, वो $1.5 लाख का हिसाब अभी तक नहीं आ पाया। आप एनआरआई से फंडिंग लेते रहे हैं, इस बार एनआरआई से फंडिंग क्यों नहीं ली?
क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चनेबिलिटी खड़ी है। वही और वही बात रिपीट हो रही है, वही मोदी जी कह रहे हैं, वही कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे पहले, तब इन्हें मिर्ची लग रही थी। आज हम वही बात कर रहे हैं। ये तो अपने आप को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं, खुद आकर कहा कि मैं आतंकवादी हूँ। किसी ने थोड़ा बोला, ना मोदी जी ने बोला, आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। हाँ, तो स्वीट आतंकवादी का पहले चेहरा बता दिया ना कुमार विश्वास ने, कि बताए ना, अभी तो बोल के हटे हैं कि मानहानि का मुकदमा कर दीजिए कुमार विश्वास पे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नीयत खोटी है मैडम, इसीलिए तो बार बार, इसीलिए तो सौरभ भारद्वाज भाग गए हैं डिबेट छोड़ के, वरना तो सिग्नल्स बड़े दुरुस्त हो जाते हैं। आम आदमी का वाईफाई दिख रहा है कितना अच्छा दिल्ली में चल रहा होगा, जब उनके नेताओं के फोन नहीं चल पा रहे हैं। सो कहानी वो है। तो इन्हें पूछिए कि पिछली बार भी खाना खाया था, चाय पी थी, नाश्ता किया था, जिनके संबंध SFD के साथ थे। आज भी वो गुरपत पिन्नू की चिट्ठी घूम रही है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना है। मुझे नहीं पता फेक है दूसरी है ये। आगे आज आगे केजरीवाल साहब पहले तो आके ये बोलते कि वो चिट्ठी झूठी है, वो भी मान गए कि SFD ने इनकी सपोर्ट करी है, वो गुरपत पन्नू ने इनकी सपोर्ट करी है। तो उनके कौन से कनेक्शन है, वो कौन से ढूंढ ढूंढे आतंकवादी नहीं है हिंदुस्तान में और पंजाब में कैसा आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो हम तो इनसे सवाल कर रहे हैं। आपने पूछा कुमार विश्वास को निकाला कब, उसका जवाब ये भाई साहब नहीं दे पाए, ना पहले वाले भाई साहब दे पाए। इनके आदमी इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं और मानहानि और कोई मुकदमा और दूसरे तीसरे की बात ही नहीं कर रहे। इनके भी सेम ही वो कनेक्शंस हैं, ये पंजाब को और देश को तोड़ना चाहते हैं। सो मैं तो पंजाबियों से अपील करूंगा, इनका चाल चरित्र और चेहरा आपके सामने आ गया है। परसों को वोटें डलने वाली है, इन लोगों से साइड हो जाएं और पंजाब को बचा ले, वरना ये पंजाब का सत्यानाश कर देंगे। इनकी सोच और उसकी आइडियोलॉजी हमारे सामने आ चुकी है। ये खालिस्तानी परस्त लोग हैं और आपके सामने ही खालिस्तान के लिए कुछ जसकरण जी 2-3 दफा मैंने पूछ लिया, प्रीतपाल जी हूँ, अभय जी हूँ, राजीव जेटली हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कुमार विश्वास का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि यदि सहानुभूति है तो बता दें, और अगर सहानुभूति नहीं है, उनसे कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो डंके की चोट पर अरविंद केजरीवाल आए और बोले। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं खुले मंच पर बहस के लिए भी तैयार हूं। मीनाक्षी जी, हमें तो हास्य आता है इन सब जो अपने भाई बंधु जो ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके पहले हम स्पष्ट कर दें अपनी पार्टी की ओर से जिम्मेदारी से, आम आदमी पार्टी ना केवल खालिस्तानी हो, जम्मू कश्मीर में खालिस्तानी आतंकवादी हो, देश में किसी भी तरह के आतंकवादियों अलगाववादियों का हम कड़ी निंदा हमेशा करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और हम किसी भी किस्म की ऐसी जो शक्तियां हैं देश की एकता अखंडता तोड़ने वाली, उनके साथ रखने वालों को हम नफरत करते हैं। ऐसे लोगों से भी नफरत करते हैं। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट बयान है, इसको टैगलाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात, छोटा सा देखिए मीनाक्षी जी, इनसे एक सवाल पूछिए कि बब्बर खालसा से जुड़ी संस्था अखंड कीर्तनी जत्थे के RP सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने ब्रेकफास्ट किया था या नहीं किया था? अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखी गुरिंदर सिंह जी के घर उनके रिश्तेदार के साथ रुके थे कि नहीं रुके थे? हाँ या ना, ये जवाब दीजिए आप। क्या कभी आप हाँ या ना में आप जवाब दे सके तो जवाब दे दें। सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसी बात हो। अगर खालिस्तान या बब्बर खालसा का कोई बंदा वहां पे रह रहा है तो देश की जो आज को दावेदार बन रहे हैं, जसकरण जी देखिए, जो घटा है इतिहास में उसको तो आप नकार नहीं सकते। और मुझे ये भी अच्छे से याद है, अरविंद केजरीवाल जी ने उसके बाद जनता के सामने आकर माफी भी मांगी थी और ये कहा था कि उन्हें पता नहीं था। हालांकि इतनी मासूमियत वो कहां से लेकर आए कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि मोगा में वो किसके घर रह रहे थे। ये भी अपने आप में बड़ा ही हैरान करने वाला है, या मैं यूं कहूं हास्यास्पद है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद जसकरण जी, राजीव जेटली जी, अभय दुबे जी, प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।